हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी यूपी लोकल लॉ यूनिट 1 पे ये आपकी थर्ड लेक्चर है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे सेक्शन 8A 9A 9B 9C के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब सेक्शन 7 में जब रिवीजन ऑफ मैप होता है, ठीक है, जब हमारा जो ऑफिसर होता है DDC जिसको बोलते हैं, वो रिवीजन कर लेता है किसका, मैप का। ठीक है, ये मैप किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि इनके बेस पे एक प्रोविजनल स्कीम तैयार की जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो रिवाइज होंगी, ये सब चीज़ें किसके पर्पज़ से हो रही हैं, ताकि इस पे एक स्कीम तैयार की जाएगी, उसी स्कीम के तहत कंसोलिडेशन ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले होता है इन्होंने मैप तैयार कर लिया, ठीक है, उसको रिवाइज कर लिया। अब मैप के बाद क्या रिवाइज किया जाएगा, रिवाइज ऑफ फील्ड बुक्स, जो सेक्शन 8 बताता है, रिविजन ऑफ फील्ड बुक्स and current annual registers and determination of valuation and share in joint holding। ठीक है, तो जो हमारा DDC होता है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, वो क्या क्या चीज़ें करेगा, रिवाइज द फील्ड बुक्स एंड, और ये फील्ड बुक को रिवाइज कैसे किया जाएगा, सारी जितनी फील्ड टू फील्ड है उनको फील्ड टू फील्ड पोर्टल द्वारा, मतलब उनकी जांच पड़ताल के बाद, और करंट एनुअल रजिस्टर को प्रिपेयर किया जाएगा आफ्टर इट टेस्ट एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, टेस्टिंग है, वेरिफिकेशन के बाद इसको तैयार किया जाएगा। फिर डिटरमाइन किया जाएगा प्लॉट्स का। ठीक है, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा प्लॉट्स का वैल्यूएशन, दिखा ईच प्लॉट आफ्टर टेकिंग इन कंसिडरेशन इट प्रोडक्टिविटी, लोकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। ये सब चीज़ें फैसिलिटी जो है देखने के बाद उस प्लॉट का वैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, और क्या कंपनसेशन कैलकुलेशन की बात हो रही है, कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, तो कंपनसेशन की बात करने के पहले ये लोग क्या करेंगे, जितनी भी ट्रीज़ हैं, वेल्स हैं, अदर इम्प्रूवमेंट्स हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, उनका वैल्यूएशन किया जाएगा कि जो कंसोलिडेशन ऑपरेशन है उसके बाद जिसकी लैंड पे जो भी ट्रीज़ हैं, वेल्स हैं, उनसे संबंधित जो कंपनसेशन केसेस होंगे उनको कैसे दिया जाएगा, ये बात की गई है। ठीक है, इसके बाद एसर्टेन ऑफ द शेयर ऑफ ईच ऑनर। ठीक है, जो आपके शेयर्स होंगे, ठीक है, ऑनर्स के, ठीक, उसको कैसे एसर्टेन किया जाएगा, इसमें बताया गया है, इफ़ देयर बी मोर ऑनर्स देन आउट ऑफ वैल्यूएशन डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन वी ऑफ क्लॉज सेकेंड। ठीक है, जो एसर्टेन शेयर्स की बात हो रही है वो कैसे किया जाएगा, ये बताया गया है, जो बी में बताया गया है कि ऑल ट्रीज वेल्स, इनको देखने के बाद वो जो शेयर्स होंगे आपस में उन ऑनर्स को बांटे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ बताया गया डिटरमाइन द शेयर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल को कैसे वो शेयर दिए जाएंगे, टेन्योर होल्डिंग, ज्वाइंट होल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग पार्टीशन, इंश्योर प्रॉपर कंसिडरेशन। ठीक है, उसको भी क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा इंडिविजुअल शेयर का, जो ज्वाइंट होल्डिंग, किसी की ज्वाइंट होल्डिंग है, उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइंट हैं, तो उनको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, पर्टिकुलर पर्सन को कैसे दिया जाएगा, तो वो चीज़ इंश्योर करेगी एक प्रॉपर कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, उनका पर्पस होगा कि सबको बराबर बराबर हिस्से मिले। ठीक है, तो शेयर्स मतलब वहाँ पे ईच ऑनर को ईच मतलब क्वांटिटी में दिया जाएगा कि बराबर मात्रा में सबको वो शेयर्स मिले। ठीक है, दी डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी, क्लॉज 2 कहता है, दी डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड। अब क्या है, ये सब चीज़ें रिवाइज होने के बाद कुछ कॉजेज आते हैं। ठीक है, कि वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा इन्हें खसरा चकबंदी, एक खसरा चकबंदी होता है, उसमें ये सब चीज़ें जो मान लीजिए फील्ड बुक तैयार होने के बाद या एनुअल रजिस्टर तैयार होने के बाद जो भी डिस्प्यूट्स आए हैं, ठीक है, डिस्प्यूट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ द एनुअल रजिस्टर, तो वो सब चीज़ें कहाँ नोट की जाएंगी, खसरा चकबंदी में। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जो भी हैं कि किसी का कोई मामला है कि कोई प्रॉब्लम है उससे, कि ये जो रिवाइज़ हो रहा है उस मैप से रिवाइज़ होने के बाद भी किसी को ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन कहाँ पे नोट किया जाएगा, खसरा चकबंदी में। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 8A क्या कहता है, सेक्शन 8 कहता है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। 8A में स्टेटमेंट प्रिंसिपल की बात की गई है, ये कौन तैयार करेगा, ACO तैयार करेगा। ठीक है, विद द कंसल्टेशन कमेटी, इसके कंसल्टेशन के बाद वो क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल तैयार करेगा। ठीक, और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए इसमें डिटेल होंगी एरियाज़ के बारे में। ठीक है, कि कितनी मात्रा में किसको आबादी देनी है। ठीक है,
और आबादी किससे संबंधित होंगी, हरिजन्स या जो भी जिनके पास लैंडलेस पर्सन है, जिनके पास ज़मीनें नहीं, उनको कितनी मात्रा में देनी है, पब्लिक पर्पस से कितना यूज़ होना, यह सब चीज़ें उसमें नोट की जाएंगी। ठीक है। फिर बी बात करता है दी बेसिस ऑन विच टेन्योर होल्डर विल कंट्रीब्यूट लैंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ आबादी अदर पब्लिक पर्पस। यहाँ पे टेन्योर होल्डर्स की जो ज़मीनें होंगी वो लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे किस में, ये बताया गया आबादी के लिए दे सकते हैं या कुछ अपनी ज़मीनें पब्लिक पर्पस के लिए दे सकते हैं। फिर इसमें और भी चीज़ें ईयर मार्क की गई हैं, डिटेल लैंड टू बी ईयर मार्क फॉर पब्लिक पर्सन आउट ऑफ लैंड वेस्ट इन गाँव सभा। ठीक, गांव सभा को भी ज़मीनें दी जा सकती हैं। फिर डी बात करता है स्टैंडर्ड प्लॉट्स फॉर ईच यूनिट। ठीक है, ईच यूनिट्स में प्लॉट्स दी जाएंगी। अब स्टैंडर्ड प्लॉट का मतलब क्या होता है ये बताया गया क्लॉज 3 में। देखिए स्टैंडर्ड प्लॉट्स का मतलब होता है जो क्लॉज डी है उसी को लेते हुए बताया गया है, शैल बी डिटरमाइंड बाय द एसीओ। एसीओ इसको डिटरमाइन करेगा। वो क्या देख के करेगा इसका डिटरमाइन, उसमें देखेगा उस लैंड की, मान लीजिए 10 भूमि है। ठीक है, उसमें 10 भूमियों में से वो एक स्टैंडर्ड प्लॉट को मेंशन करेगा। स्टैंडर्ड प्लॉट मतलब उसमें 20 में से कौन सी लैंड ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, उसका लोकेशन देखा जाएगा सब, और उसकी सॉइल क्वांटिटी देखी जाएगी, कितनी उपजाऊ मात्रा है उस सॉइल में। ये सब चीज़ें देखने के बाद उसको स्टैंडर्ड प्लॉट में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। फिर सेक्शन 9 है आपका इशू। ठीक, इशू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड पब्लिकेशन रिकॉर्ड मेंशन इन सेक्शन 8 एंड सेक्शन 8A। सेक्शन 8 और सेक्शन 8A के तहत जो भी इश्यूज़ आए हैं, ठीक है, उनको लेकर के एसीओ क्या करेगा, वो कुछ भी इशू हैं, मान लीजिए किसी ने कहा है कि ये मैप गलत बना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एसीओ फिर से करेक्ट करेगा। ठीक, क्लरिकल मिस्टेक को करेक्ट करेगा। ठीक है, और फिर इससे सेंड कर देगा किसको, टेन्योर होल्डर्स को। ठीक, और इसमें क्या क्या मेंशंस होंगे, दियर राइट्स एंड लायबिलिटी रिलेशन टू द लैंड्स। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए और क्या मेंशन होगा इसमें मेंशन होगा मिस्टेक्स। ठीक है, मिस्टेक्स का मतलब है मिस्टेक इन एंड डिस्प्यूट डिस्कवर अंडर सेक्शन 8। जो भी मिस्टेक्स हुई थी सेक्शन 8 के तहत वो सारी वहाँ पे मेंशन होंगी। स्पेसिफिक शेयर इंडिविजुअल टेन्योर, और उसमें क्या होगा, जो चीज़ें सुधारी जाएंगी उसमें स्पेसिफिक शेयर के बारे में भी सब कुछ मेंशन होगा कि किसको कितना जोत दिया जाएगा। ठीक है, और जॉइंट होल्डिंग कितने लोगों को किस पर्पस से दी जाएगी। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ प्लाट्स के बारे में वहाँ पे नोट होगा। ठीक है, उस जो भी वो उनको नोटिस दी जाएगी, और वैल्यूएशन ऑफ ट्रीज सब कुछ मेंशन होगा। ये सब चीज़ें क्लरिकल मिस्टेक सुधारने के बाद सेंड कर दी जाएंगी इसको, टेन्योर होल्डर्स को। ठीक है, फिर क्या कर दिया जाएगा, जब ये सब चीज़ें नोटिस हो जाएंगी, नोटिस भेजी जाएगी, फिर क्या पब्लिश इन यूनिट करंट खसरा। फिर वहाँ पे वही उसी जो भी उसने नोट किया है, ठीक है, खसरा उसने तैयार किया था चकबंदी, वो क्या करेगा, वो पब्लिश किया जाएगा बाद में, पब्लिश। ठीक है, एंड करंट एनुअल रजिस्टर द खसरा चकबंदी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्रिपेयर अंडर सेक्शन 8A। एनी अदर रिकॉर्ड में बी प्रेस्क्राइब टू शो इंट्रा पर्टिकुलर रेफर टू इन ए क्लॉज ए। जो भी खसरा चकबंदी, जो भी करंट एनुअल रजिस्टर है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल तैयार किया गया था उसको क्या किया जाएगा, उस यूनिट में पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और फिर इसको एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, इसमें बताया गया है क्लॉज 2 में एनी पर्सन टू होम नोटिस। ठीक है, जिस पर्सन को वो नोटिस भेजी गई थी उसको अगर कोई ऑब्जेक्शन है, ठीक, उस नोटिस को, कि क्लरिकल मिस्टेक को भेजने के बाद भी किसी को ऑब्जेक्शन लगता है तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्शन है उसकी फ़ाइल क्या करेगा, उसकी फ़ाइल भेजेगा किसको, एसीओ को। ठीक है, कि मुझे ये चीज़ें जो हैं सही नहीं लग रही हैं, ठीक है, इसको फिर से करेक्ट किया जाए। ठीक है, तो वो सारी एंट्रीज जो होंगी एसीओ के पास भेजी जाएंगी। अब ये देखिए इससे संबंधित जो ऑब्जेक्शन आएंगे इसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ठीक, अब ऑब्जेक्शन से संबंधित सारे केसेस आएंगे, देखिए सेक्शंस आएंगे। देखिए 9 में क्या कहता है, डिस्पोज ऑफ केसेस रिलेटिंग टू क्लेम्स टू लैंड पार्टीशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग। मतलब यहाँ पे है किसी को ऑब्जेक्शंस है किसी को पार्टीशन से, ठीक है, जो होल्डिंग्स का पार्टीशन किया गया है उससे संबंधित कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो सबसे पहले एसीओ क्या करेगा, वेयर ऑब्जेक्शन, ठीक है,
देखिए इसमें 9A में ACO क्या करेगा, वेयर ऑब्जेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम, ठीक है, क्लेम टू लैंड फॉर और पार्टीशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग आर फाइल्ड आफ्टर हियरिंग पार्टीज, ठीक है, वो क्या करेगा, उन ऑब्जेक्शन को क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा दोनों पार्टी को सुनने के बाद। मान लीजिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो भी वो क्या करेगा, एक इंक्वायरी अपने हिसाब से कर सकता है कि उसके बाद इंक्वायरी के बाद कोई इशू होता है तो उसको भी शॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। इसमें एक चीज़ लिखा है, सेटल द डिस्प्यूट, करेक्ट द मिस्टेक, इफेक्ट पार्टीशन एज फार मे बी कॉन्सिलेशन बिटवीन, जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे उनको या फिर कॉन्सिलेशन की तरह मतलब समझौता करा करके निपटारा किया जाएगा, या उन्हें लगता है कि निपटारे से नहीं हो, समझौते से नहीं होगा तो वहाँ पे एक इंक्वायरी बैठाई जाएगी, ठीक है। तो इंक्वायरी के तहत वो मामला डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ठीक है। इसमें बताया गया है क्लॉज 2 में, ऑल केसेस विच आर नॉट डिस्पोज बाय ACO, ठीक है, असिस्टेंट कंसल्टेशन ऑफिसर जो है ऐसे किसी मामले को डिस्पोज नहीं कर पा रहा है जो क्लॉज 1 में बताया गया, मतलब पार्टीशन संबंधी जो मामला है मान लीजिए उससे निपटारा नहीं हो रहा है तो ACO क्या करेगा, उस मामले को CO के बाद, CO मतलब कंसोलिडेशन ऑफिसर को भेजेगा, ठीक है, और फिर जो भी उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है। इसके बाद जो बताया गया है क्लॉज 3 में, जो ACO है, ठीक है, द असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर वाइल एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 एंड कंसोलिडेशन जो है सबसेक्शन 2 में डिसीजन दे रहा है, केसेस को डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो दोनों पार्टी को क्या माना गया है, दोनों अथॉरिटीज़ को माना गया है कि इनके पास क्या है, एक कोर्ट की पावर है, कोर्ट की मतलब एक कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शंस हैं, ठीक है। फिर आप देखिए 9B में क्या बताया गया है, ये देखिए कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन की बात की गई है कि दोनों अथॉरिटीज़ को क्या माना जाएगा, कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन, कि इनके पास ये क्षेत्राधिकार है इसीलिए इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया है केस को। फिर 9B में बताया गया डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो हमने 9A पढ़ा उसमें क्या था, पार्टीशन संबंधी ऑब्जेक्शन था, अब यहाँ पे मामला है स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल से, ठीक है, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल तैयार किया गया था बाय ACO द्वारा, उससे संबंधित किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो सबसे पहले देखिए, फाइल अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स अंडर सेक्शन 9 ACO शैल अपॉर्चुनिटी ऑफ, अब क्या करेगा, जो जिसको भी ऑब्जेक्शन है वो पार्टीज़ को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म करने के बाद दोनों पार्टी जो भी है आपस में जो भी उनकी हियरिंग होगी उनको सुनने के बाद वो मामले को है इसकी रिपोर्ट तैयार करके किसको भेजेगा, कंसोलिडेशन कमिटी को, ठीक है, कंसोलिडेशन कमिटी रिपोर्ट द कंसोलिडेशन ऑफिसर, ठीक है, फिर वो रिपोर्ट किसको जाएगी, कंसोलिडेशन ऑफिसर को, और वो क्या करेगा, उसको अपने तरीके से उस मामले को, उस ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ करेगा, ठीक है। फिर इसमें आपका आता है क्लॉज 2 दिया है, इसमें नो ऑब्जेक्शन, मान लीजिए किसी को स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो अभी क्या करेगा, जो हमारा ACO जो CO होंगे कंसोलिडेशन ऑफिसर, वो अपने हिसाब से अपने मतलब होता नहीं है कि एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो अपने हिसाब से एक बार इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद जो भी उनको लगता है कि उस एरिया का इंस्पेक्शन होना चाहिए तो वो अपनी तरफ से नोटिस देके कंसोलिडेशन कमेटी को नोटिस देने के बाद उस एरिया का क्या करते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है क्लॉज 3 में, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ कंसोलिडेशन ऑफिसर, मतलब जो आपका जो ACO है और CO है उसके ऑर्डर से, मतलब एग्रीव्ड ऑर्डर बाय कंसोलिडेशन ऑफिसर, या जो भी एग्रीव पार्टी है कंसोलिडेशन ऑफिसर के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो क्या कर सकती है, 21 डेज़ के अंदर वो सेटलमेंट ऑफिसर को अपील कर सकती है, ठीक है। और फिर कंसोलिडेशन जो होगा, डिसीजन जो माना जाएगा सेटलमेंट ऑफिसर का, वो क्या हो जाएगा, शैल बी फाइनल, वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कंसोलिडेशन ऑफिसर एंड सेटलमेंट ऑफिसर जो हैं वो क्या माने गए हैं यहाँ पे, वो क्या कर सकता है, कंसोलिडेशन ऑफिसर शैल डिसाइडिंग ऑब्जेक्शन एंड अपील मेक लोकल इंस्पेक्शन, और वो भी जो भी अपील का जो डिस्पोज है वो तो कर देगा, इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो पहले क्या करेगा, बिफोर डिसाइडिंग ऑब्जेक्शन एंड अपील, ठीक है, वो पहले क्या करेगा, ऑब्जेक्शन अपील का डिसीजन देने से पहले वो क्या करेगा, लोकल इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। लोकल इंस्पेक्शन के बाद उससे जो भी उसको पता लगता है कि डिसीजन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए तो उसी हिसाब से वो अपील का जो डिसीजन होगा वो दिया जाएगा, ठीक है।
फिर 9C कहता है पार्टीशन ऑफ द जॉइंट होल्डिंग। ठीक है, पार्टीशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग मतलब जो जॉइंट होल्डिंग होती हैं, एक ही खेत में बहुत सारे लोगों का उसमें हिस्सा होता है, तो उसकी भी पावर किसके पास है, उसको पार्टीशन में डिवाइड कर सकती है। ये कौन करेगा, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर और दी कंसोलिडेशन ऑफिसर। ठीक है, में पार्टीशन जॉइंट होल्डिंग अंडर सेक्शन 9 है। ठीक है, और इसमें बताया गया सेक्शन 178 के तहत भी वो पार्टीशन कर सकता है। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, दी पार्टीशन ऑफ जॉइंट होल्डिंग शैल बी इफेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। ठीक है, और ये क्या होगा, शेयर्स में डिवाइड, टुकड़ों में डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दिया है इसमें वेयर द टेन्योर होल्डिंग कंसर्न एग्री। अगर वो यहाँ बताया गया एक प्रोविज़न, अगर जो टेन्योर होल्डर हैं अगर वो सहमत हैं कि इट मे बी इफेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्लॉट, स्पेसिफिक प्लॉट्स में डिवाइड किया जाए उन होल्डर्स को, तो वो स्पेसिफिक प्लॉट्स में वो जो प्लॉट्स हैं वो डिवाइड किए जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेक्शन 10 है आपका प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिवाइज एनुअल रजिस्टर। फिर उसमें क्या होगा कि फिर से जो ऑब्जेक्शन क्लेम हुआ है एक बार फिर से रजिस्टर तैयार किया जाएगा। ठीक है, रजिस्टर तैयार होने के बाद क्या होगा, इसको पब्लिश किया जाएगा, पब्लिश। ठीक है, जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, अब फिर सेक्शन 11 जो कहता है, देखिए सेक्शन 11 जो कहता है अपील की बात। अपील में ये बताया गया है, जो सेक्शन 9A में क्लॉज 1 के तहत ACO ने जो ऑर्डर दिया है या CO ने ऑर्डर दिया है, उसके ऑर्डर से कोई पार्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या कर सकती है, सेटलमेंट ऑफिसर को अपील कर सकती है विदिन 21 डेज। जिस दिन से उसने ऑर्डर दिया हुआ ACO या CO ने, उसके 21 दिन के बाद वो सेटलमेंट ऑफिसर को अपील कर सकती है, और सेटलमेंट ऑफिसर जो अपील का जो डिसीजन देगा उसको माना जाएगा ये कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में ये जजमेंट दिया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।